मेरिट नहीं बनती है, सिंपल सा आपको यह है कि 33% रिक्वायर्ड है क्वालिफाई करने के लिए। जो पेपर होगा आपका उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 80 क्वेश्चंस होंगे। टोटल जो मार्क्स होंगे वो आपके 200 नंबर के होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। आप कहेंगे तो एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2.5 मार्क्स का होगा। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मैंने पहले ही कहा कि पेपर आपका क्वालिफाइंग है और जो क्वालिफाई करने के लिए आपको रिक्वायर्ड है वो 33% रिक्वायर्ड है। अगर क्वेश्चन के हिसाब से मैं कहूं कि कितना क्वालिफाई के लिए चाहिए, तो 80 का जो 33% है वो लगभग 27 क्वेश्चन जो है वो आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। मार्क्स के हिसाब से बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू है ऐसे 66.66 है, बट 67 मार्क्स आपको एज अ होल नंबर में चाहिए। अब यहाँ ध्यान रखना है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है जो कि 1/3 है। 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब क्या है, अगर एक क्वेश्चन आप सही कर रहे हो तो आपको 2.5 मार्क्स मिल रहे हैं, 2.5 नंबर मिल रहे हैं। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो तो 1/3 आपका निगेटिव हो रहा है। किसका 1/3? 2.5 का। इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि 0.83 के आसपास आपका हर क्वेश्चन में जो आपके गलत हो रहे हैं वो आपका नेगेटिव है। तो ध्यान ये रखना है यहां से एक चीज कि क्वालिफाइंग आपका पेपर है। दूसरी, क्वालिफाई करने के लिए आपको 27 क्वेश्चन सही होने चाहिए। जब मैं सही होने की बात कर रहा हूं मीन्स ऑल ओवर नेगेटिव वगैरह हटाने के बाद में 27 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। ठीक, आई होप इतनी बात क्लियर है। जो आपका सीसाइट का क्वेश्चन पेपर है वो ब्रॉडली 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में आपका डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या बेसिक मैथ्स। सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, बेसिक मैथ्स। इसमें आपका कहा जाता है अप टू 10th लेवल। दूसरा पार्ट है आपका रीजनिंग। थर्ड पार्ट जो है वो कॉम्प्रिहेंशन। अब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि सीसाइट में आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 80 क्वेश्चंस हैं। क्वालिफाई करने के लिए आपको 27 क्वेश्चन सही करने होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन 3 पोर्शन से आपका पेपर जो है वो आता है। ठीक, आपको यहां पर ये देखना है कि भाई कोई मैथ्स में बहुत कमजोर है, ठीक, या मैथ्स में वो अच्छा है, रीजनिंग में कमजोर है, या कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रॉपरली आपसे नहीं हो पा रहे हैं। कई बार कॉम्प्रिहेंशन में लोगों को समस्याएं आती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको डॉक्टरेट नहीं करनी है मैथ्स, रीजनिंग या कॉम्प्रिहेंशन पे। आपको सीसाइट केवल क्वालिफाई करना है। हमेशा ये चीज दिमाग में रखिए। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 to 22 ऑन एन एवरेज। ये मैं पिछले 5 साल का जो एवरेज है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि पिछले 5 साल से जो बेसिक मैथ्स है वो आपका 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग से लगभग 30 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग से पूछे जाते हैं, 30 से 32 क्वेश्चन। और कॉम्प्रिहेंशन से आपका 26 to 30 क्वेश्चंस। ये वेरी करता रहता है, किसी साल 26 पूछा गया है, किसी साल 28 पूछा गया है, किसी साल 30 पूछा गया है। ऐसे ही आपका 20 से 22 क्वेश्चन मैथ्स में। किसी किसी साल आप देखोगे तो बड़े सारे अजीबोगरीब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे आप 2013 का पेपर उठाना तो रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। 2012 का पेपर उठाओगे सीसाइट का, वहां आपको मिलेगा कि आपको उसमें मैथ्स के क्वेश्चन अगर आप ढूंढोगे 2012 के पेपर में तो आपको लगेगा प्रॉपर मैथ्स का क्वेश्चन केवल 1 या 2 है। तो यही चीज हमें देखनी है कि भाई हम बढ़ तो रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, बात कर रहा हूं बेसिक मैथ्स की, लेकिन जब सीसाइट के क्वेश्चंस आप देखते हो तो आपको लगभग 50% क्वेश्चन मैथ्स के रेस्पेक्ट में वो थोड़ा सा आपको लगता है कि बड़ा अजीबोगरीब टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो उन्हीं क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हमें सीसाइट की अप्रोच मैथ्स को लेके बनानी है। फिर बात रीजनिंग की करें तो रीजनिंग आप डिफरेंट एग्जाम्स में पढ़ते हैं। भाई आपका एसएससी में भी रीजनिंग आता है, बैंकिंग में रीजनिंग आता है, रेलवे में रीजनिंग आता है। कोई भी एग्जाम डी ग्रेड से लेके आप ए ग्रेड का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की,
इवन प्राइवेट में आप MBA एंट्रेंस वगैरह का एग्जाम अगर दे रहे हैं, हर जगह आपका रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। अब किसी को लगता है कि हाँ भाई उसने SSC की तैयारी की है, SSC की रीजनिंग पढ़ रखी है, तो उसका यहाँ रीजनिंग तैयार है। ये थोड़ा सा लोगों को होता है, या उन्होंने बैंकिंग की तैयारी कर रखी है तो उनको लगता है कि बैंक का माना जाता है कि टफ होता है, तो हमारी रीजनिंग तैयार हो गई, UPSC के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। जबकि SSC और बैंकिंग और UPSC टॉपिक भले ही सिमिलर हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस की बात होगी तो क्वेश्चंस पूछने का उनका लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट हो जाता है। यही चीज हम एक एक चीज जब पढ़ेंगे क्वेश्चन वाइज तो हम उनको देखेंगे। ठीक, देन मूविंग ऑन टू, एक ये बेसिक सिलेबस मैंने आपके सामने रखा हुआ है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, बेसिक मैथ्स का, ये आपके बेसिक चैप्टर्स हैं। अब मैंने परसेंटेज यहाँ पर लिख रखा है। अब परसेंटेज के साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि अगर परसेंटेज आपका अच्छे से क्लियर है तो प्रॉफिट लॉस में प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉफिट लॉस में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने बेसिक सिलेबस में आपका प्रॉफिट लॉस नहीं डाला है। परसेंटेज अच्छे से क्लियर है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट लॉस आपका अच्छा हो जाएगा। देन परसेंटेज अच्छा है तो आपका SI और CI में कोई इशू नहीं होगा। मूविंग ऑन टू HCF LCM, एवरेज। अब एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज, यही 3 चैप्टर्स मिलके आपका DI बनता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ा विपणन। तो अगर ये 3 चैप्टर आपके अच्छे हैं, परसेंटेज, एवरेज और रेशियो प्रोपोर्शन, तो DI में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगी। DI क्या है? कैलकुलेशन है। इन तीनों चैप्टर्स को एक साथ मर्ज किया गया है और कुछ भी नहीं है। आपको जो डाटा दिया गया होता है, डाटा आपका या तो टेबुलेशन फॉर्मेट में होता है, या तो बार ग्राफ होता है, या लाइन ग्राफ होता है, या पाई चार्ट होता है। अगेन हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। देन टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के साथ में एक छोटा सा टॉपिक और है, पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न कॉन्सेप्ट वही है टाइम एंड वर्क का। देन टाइम स्पीड डिस्टेंस। अब टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी छोटा सा टॉपिक है, बोट एंड स्ट्रीम। अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस आपका क्लियर है तो बोट एंड स्ट्रीम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन ये 2 टॉपिक हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी 2 टॉपिक हैं। जनरली आपका लिखा गया होता है अप टू 10th लेवल, बट ये 2 टॉपिक्स जो हैं, प्रोबेबिलिटी तो आपको 9th और 10th में पढ़ना है, बट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब आप पहली बार पढ़ते हो तो आप 11th में आ चुके होते हो। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं भाई। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जिन्होंने पढ़ रखा है उनको आइडिया है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनको बड़ा बेसिक सा आइडिया मैं दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आप 3 दोस्त एक होटल में गए, 3 फ्रेंड एक होटल में गए, और वहां पर 3 कुर्सियां थी, A, B, C। आपसे अगर पूछा जाए कि तीनों दोस्त इन 3 कुर्सियों पर कितने तरीके से बैठ सकते हो, कितने तरीके से आप बैठ सकते हो, यही परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है। थोड़ा सा बेसिक एक डिफरेंस है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक सिलेबस था आपका क्वांट का। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग को हम जब पढ़ते हैं तो 3 पार्ट में रीजनिंग आपका डिवाइड होता है। आपने अगर किताबें देखी होंगी या कहीं पढ़ा होगा तो 3 पार्ट में आपका डिवाइड होता है। पहला पार्ट है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में सिंपल सी बात होती है कि मानसिक योग्यता, और मानसिक योग्यता मैं सिंपल सा कहता हूं कॉमन सेंस। आपके अंदर कॉमन सेंस है या नहीं है। अगर कॉमन सेंस है तो यहां के क्वेश्चंस बड़े इजीली हो जाएंगे। अगर कॉमन सेंस नहीं है, निखिल यस ये पेड कोर्स है, ठीक है, पेड कोर्स है जो कि 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। बाकी डिटेल्स आप अड्डा की वेबसाइट पे जाके वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, पूरा GS प्लस CSAT दोनों कंबाइंड कोर्स है। फी जो है बड़ी नॉमिनल फी है, और डिटेल्स जो हैं अगेन आप वहां पर चेक कर सकते हैं, या उस पर जो नंबर्स दिए हैं वहां आप कॉल कर सकते हैं। मेंटल एबिलिटी मैंने कहा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, टॉपिक्स जो हैं जैसे आपका क्लॉक है, ठीक है, कैलेंडर है। अब क्लॉक, कैलेंडर, आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस है, रैंकिंग है, ये सब बड़ी डेली यूज की चीजें हैं। आप घड़ी रोज देखते हो, कैलेंडर के हिसाब से रोज आप काम करते हो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के हिसाब से आप कहीं जाना होता है तो जाते हो, रैंक आप
एटलीस्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन कर चुके हो, फर्स्ट से लेके अभी तक रैंक आप किसी भी एग्जाम में बैठे हो तो आप देखते हो क्या रैंक आपकी आई है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जैसे डाइस है, ऐसे ही आपके चैप्टर्स जो हैं वो कॉमन सेंस बेस्ड हैं कि बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, अगर वो आइडिया है तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। देन लॉजिकल रीजनिंग, अब लॉजिकल रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स हैं जैसे आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष, आपका इसी में आता है स्टेटमेंट इन्फरेंस, फिर आपका सिलॉग, सिलॉजिज्म, न्याय संगत, इसी लॉजिकल रीजनिंग में है आपका डिसीजन मेकिंग, ठीक है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कथन और तर्क। अब आपको ये स्टेटमेंट आर्गुमेंट एंड स्टेटमेंट एजम्पशन, कथन और पूर्व धारणा, अब ये 5-6 टॉपिक हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट कथन दिया होता है, कोई बात कही गई होती है, उसी आधार पर हमें या तो निष्कर्ष निकालना है या फिर कहा गया है आर्गुमेंट, आपको तर्क देना है कि वो चीज़ सही है या गलत है। फिर एजम्पशन, वो चीज़ कही गई है तो सोचा क्या गया होगा, ठीक है। तो ये पूर्व धारणा। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ें हैं कि कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन में, ठीक है, इन्फ्रेंस में, आर्गुमेंट में और एजम्पशन में। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि भाई निष्कर्ष क्या चीज़ होती है, पूर्व धारणा क्या है, तर्क क्या है। और एक ये सिलॉग, सिलॉग भी आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन के फॉर्मेट में ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको जब क्वेश्चंस देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको समझना है कि ये इस टॉपिक से है या सिलॉग से है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है या सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम एक एक करके जब रीजनिंग स्टार्ट करेंगे तो डिस्कस करेंगे। देन थर्ड सेगमेंट रीजनिंग में है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग जो है, जो आपके फिगर रिलेटेड टॉपिक्स हैं, फिगर रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, चाहे आपका वो काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो, चाहे वो आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो, मिरर इमेज और वाटर इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, या फिर आपका पेपर कटिंग फोल्डिंग है, पेपर कटिंग फोल्डिंग है। यहां पर सीरीज बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में। आप देखोगे 2011 और 2012 का, 2011 और 2012 का पेपर आप देखोगे तो आपको वहां पर दिखेगा कि सीरीज बेस्ड क्वेश्चन भी यहां पर नॉन वर्बल में पूछे जाते हैं। तो थर्ड, यहां से मैंने कहा कि आपको नियर अबाउट 30 से 32 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं, 20 से 22 क्वेश्चन आपके मैथ से आते हैं। जो थर्ड सेगमेंट है कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन से नियर अबाउट 26 to 30 क्वेश्चन, किसी साल 26 आए हैं, किसी साल 28 आए हैं, किसी साल 29 हैं, इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे गए। ये मैंने 4 टॉपिक को अलग किया है। लोग कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब आप यूपीएससी के कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको जिस भी टॉपिक से, जो भी टॉपिक पे आपका कॉम्प्रिहेंशन है, उस टॉपिक का आपको आइडिया होना चाहिए। इसीलिए जब आप जीएस के पेपर्स पढ़ते हो तो जीएस का आप अपना सिलेबस देखो और किसी साल का, प्रीवियस ईयर्स में 2011 से लेकर 2019 का किसी साल का आप जीएस का सिलेबस सामने रखिए और 2011 से 19 तक के किसी साल का आप सीसेट का पेपर उठाइए और एक एक कॉम्प्रिहेंशन को आप चेक कीजिए। आप पाओगे ये कि वही जीएस के सिलेबस से ही आपका कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया है। तो अगर आपका जीएस का सिलेबस जो है वो आपका क्लियर है तो कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 3-4 टॉपिक मैंने एनालाइज किया है पिछले 5 सालों में और इसके बाद में मैंने 3-4 टॉपिक ये लिखे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं, जैसे इकोलॉजी इन्वायरमेंट, सोशल इशूज़, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक इशूज़, इसके अलावा भी मिसलेनियस में आपका पॉलिटिकल इशूज़, इसी में आपका इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में ही आपका क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, ठीक, देन एजुकेशन। ये कुछ टॉपिक्स हैं जहां से कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस प्रीवियस 5 सालों में आपके आए हुए हैं। टॉपिक्स बताने का उद्देश्य ये है कि जब आप मैगजीन्स पढ़ते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट मैगजीन्स, और गवर्नमेंट मैगजीन्स में आप पढ़ते क्या हैं, योजना कुरुक्षेत्र जो आपकी मंथली आती है, या ईयरली बेसिस पे आप इंडिया ईयर बुक और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं। तो जब आप गवर्नमेंट मैगजीन्स पढ़ते हैं
और इन टॉपिक से रिलेटेड कोई आर्टिकल दिया होता है तो आपको वहां से देखना क्या है कि क्या यहां से कॉम्प्रिहेंशन बन सकता है, या खुद से प्रैक्टिस करने के लिए किसी आर्टिकल से एक छोटा सा पैसेज उठाया और पैसेज उठाने के बाद में आप कोशिश करो कि वहां से आप खुद क्वेश्चन बनाओ। तो अगर आपसे कहा जाए कि हाँ ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंशन से आपको क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन बनाने से पहले आपको वो टॉपिक की समझ होनी चाहिए, और टॉपिक की समझ होनी चाहिए, इसके बाद में ही आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ वही चीज़ है कि जितनी अच्छी जीएस की आपकी समझ होगी उतना अच्छा आपको कॉम्प्रिहेंशन होगा। ठीक, देन कॉम्प्रिहेंशन में आपको ये ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो एट लास्ट में जब तीनों सेगमेंट में अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग में से एक एटलीस्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे आप मैथ स्ट्रांग कर लीजिए चाहे रीजनिंग स्ट्रांग कर लीजिए, दोनों में से एक जरूर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी स्ट्रांग नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में हम श्योर नहीं हो सकते हैं कि हमारा यही आंसर होगा। ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखे हैं उनको आइडिया होगा, नहीं देखे हैं तो आप आज ही 6 तारीख से आपका बैच स्टार्ट है, आज ही जाके आपको करना क्या है कि आज से लेके पिछले अगले एक हफ्ते में प्रीवियस ईयर्स के पिछले 9 साल के आप पेपर्स देखो 2011 से 2019, और सीसैट का ट्रेंड देखो कैसे 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 मैथ्स के क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं, कैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन में क्या चेंज आ रहा है। तो आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग में जब सीसैट जुड़ा था 2011 में, तो कॉम्प्रिहेंशन एक कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता था जिसपे 3 या 4 क्वेश्चन होता था, फिर धीरे धीरे करके एक कॉम्प्रिहेंशन पे 2 क्वेश्चन पूछा जाने लगा। अब क्या है कि एक कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है तो उस पर एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो होता क्या है कि जनरली कि अगर 26 क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन के तो आपको 26 कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने हैं, बहुत रेयरली एक कॉम्प्रिहेंशन पे 2 या 3 क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसीलिए ये आपका टाइम टेकिंग हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है कि आपकी जीएस पे पकड़ कितनी है, तो वो पहला फेज होता है कि जीएस की तैयारी चेक करने का। एक तो है कि हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो तो पूछे ही जाते हैं आपका पेपर 1 में, पेपर 2 में वो एनालिटिकल एनालिसिस होता है जीएस का, समझ है आपको, टॉपिक की समझ नहीं है। अब मैं आज एक बेसिक इंट्रो क्लास है तो मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं मैथ्स और रीजनिंग के। ठीक है, या उससे पहले एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, जब मैंने कहा कि सीसैट का पेपर जो है वो क्वालिफाइंग है, कितनी रिक्वायरमेंट है, 27 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। कितने क्वेश्चन आप करो कि आप सेफ हो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कितना किया जाए कि सेफ हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं तो 80 में से 75 करके आया। आप 75 करके आओ, 75 में लेटेस्ट सपोज आपका 70 सही है, कोई 80 में 30 करके आया, 30 में उसका 29 सही है, दोनों लोग सेम पोजीशन पे हो। बस इस 75 के लिए किसी ने 100 दिन पढ़े, इस 30 के लिए उसने 85 दिन पढ़े, बट वो कॉन्फिडेंस था कि हाँ 30 मेरे सही होंगे। तो ये देखना है कि आपका स्ट्रांग और वीक पॉइंट क्या है, वो आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। तो बात हम कर रहे हैं कि सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। तो देखिए 27 क्वालिफाई है, ये ध्यान रहना है आपको। 1/3 निगेटिव है। 1/3 निगेटिव का मतलब क्या है कि अगर आप एक क्वेश्चन राइट कर रहे हो तो उसके बदले अगर 3 आप रॉन्ग कर रहे हो, एक सही कर रहे हो और 3 गलत कर रहे हो, तो आपके एक्चुअल स्कोर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए इससे पहले मेरे 15 नंबर आ रहे थे, ये क्वेश्चन मैंने सही किया, इसके बाद में 3 गलत किए, तो जब ये 4 क्वेश्चन और जुड़ जाएंगे तब भी मेरे एक्चुअल स्कोर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा कि किसी ने 27 क्वेश्चन किए, अब 27 सही हैं, उसके क्वालिफाई के लिए 27 चाहिए, तो वो रॉन्ग करने का स्कोप उसके पास नहीं है। यानी कि अटेम्प्ट उसने 27 किए हैं, 27 के 27 सही हैं, तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। किसी ने 28 सही किए हैं, क्वालिफाई के लिए 27 चाहिए, एक ज़्यादा सही कर रखे हैं, तो उसके पास में 3 गलत करने का, एक कह सकते हैं कि 3 गलत कर सकता है, वो कंफर्टेबल जोन में है कि हाँ 3 गलत करने के, तो यहाँ पर वो 3 गलत कर सकता है। 31 अटेम्प्ट हुए तब भी वो क्वालिफाई कर जाएगा। किसी ने 32 सही किए, अब 32 सही करने का मतलब क्या है कि उसने जो रिक्वायरमेंट है उससे 5 ज़्यादा सही कर रखे हैं, तो
अगर 1 पे 3 गलत किया जा सकता है तो 5 पे 15 गलत किया जा सकता है। यानी कि 15 अगर 32 सही करने के बाद 15 गलत भी करता है, टोटल अटेम्प्ट 47 हो गए, 47 हो गए, फिर भी क्वालिफाई कर जाएगा। आप देखो 32 और 15 लगभग 50% गलती हो रही है, तब भी पर्सन क्वालिफाई कर रहा है। किसी ने 35 सही किया, 35 का मतलब 8 ज़्यादा सही कर रखे हैं, और 8 ज़्यादा सही कर रखे हैं, यहाँ आप देखोगे कि वो 24 गलत कर सकता है, फिर भी वो क्वालिफाई कर जाएगा। 59 में अगर आप 24 गलत कर रहे हो तब भी आप सही क्वालिफाई कर जाओगे। नेक्स्ट कि 40 सही किया, आपने 13 ज़्यादा सही कर रखा है, 13 के बदले 39, यानी कि आप 50-50, एक सही कर रहे हो एक गलत कर रहे हो, तब भी अल्टीमेटली आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब जब आप प्रैक्टिस करते हो कोई सीसैट का पेपर, तो आप देखो आप किस जोन में लाई करते हो। मेरा ये मानना है कि एक जो एवरेज स्टूडेंट है वो अगर 55 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट करता है, ऑन एन एवरेज 55 क्वेश्चन अगर वो अटेम्प्ट करता है, और इसके बाद में 30% भी गलती होती है, 30% गलती का मतलब है कि लगभग 18 क्वेश्चन यहाँ से गलत हो गए, तब भी वो इजीली आपका क्वालिफाई कर जाएगा। ये मानना है कि एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, बट अगेन वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि कितना उसको कहाँ से रिक्वायर्ड है। अब कोई मैथ्स और रीजनिंग में स्ट्रांग है, उसने 20 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए हैं, 20 के 20 सही हैं, उसने क्या किया 15 क्वेश्चन रीजनिंग के कर लिए, उसके हिसाब से 15 के 15 सही हैं, तो उसने 35 सही किया, और उसको 35 क्वेश्चन किया, उसको लगा 35 के 35 मेरे सही हैं, 27 ही चाहिए, उसके हिसाब से 35 सही हैं, एक दो अगर गलत भी हो गया तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, मूव करते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं डिस्कस करने के लिए मैथ्स और रीजनिंग के। अब देखिए बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ लोगों को आता होगा ये, कुछ लोगों को नहीं आता होगा। मैं बात करूंगा उस अप्रोच से जिन लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, हम रेशियो प्रोपोर्शन में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन, वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैं बेसिक, मैंने कहा ना, मैं मिक्सचर एलिगेशन या रेशियो प्रोपोर्शन की बात आज नहीं करूँगा, आज सिंपल सा कॉमन सेंस की बात करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है देयर आर 10 पेट्स, सम आर डॉग्स एंड सम आर कैट्स। ठीक है, कुछ पालतू जानवर हैं, उसमें से कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियां हैं। कहा गया है ईच डॉग्स ईट 6 बिस्किट एंड ईच कैट्स ईट 5 बिस्किट्स। एक कुत्ता जो है वो 6 बिस्किट खाता है, एक बिल्ली जो है वो 5 बिस्किट खाती है। तो जो कुत्ता है, एक कुत्ता वो 6 बिस्किट खाता है, अगर एक बिल्ली है वो 5 बिस्किट खाती है। कहा जा रहा है देयर आर टोटल 56 बिस्किट्स फॉर देम, फाइंड नंबर ऑफ डॉग्स। अब इन दोनों को मिला के जो संख्या है वो 10 है। कहा गया एक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है और एक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है। अगर टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स 56 हैं, कुल संख्या 56 है, तो कुत्तों की संख्या बतानी है। मैंने कहा बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मिक्सचर एलिगेशन रेशियो प्रोपोर्शन कुछ नहीं यूज करेंगे। ये 5 है, हर बिल्ली को 5 दिया जा रहा है, कुत्ते को 6 दिया जा रहा है। हम ये कहेंगे ना कि भाई कुत्ते को 6 दिया जा रहा है तो 5 तो कुत्ते को भी दिया गया, मैं कह रहा हूँ 5 + 1। ठीक है, 5 बिल्ली को दिया गया, कुत्ते को अगर 6 दिया जा रहा है तो 5 उसको भी दिया गया ना, 5 दिया गया लेकिन उसको एक और ज्यादा दिया गया। 5 दिया गया लेकिन एक और ज्यादा दिया गया 5 देने के बाद। अब ये नंबर और ये नंबर जो है वो बराबर हो गए, 5 और 5। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 10 जानवर हैं, कौन कितना है अभी मुझे नहीं पता, जो 10 जानवर हैं 5-5 तो दोनों को दिए गए, 5 कुत्ते को भी दिया गया और 5 बिल्ली को दिया गया। तो मैंने कहा पहले 5-5 बिस्किट आप सबको बांट दो। 10 को लाइन से खड़ा कर दिया, मुझे नहीं पता है कि कौन कुत्ता है कौन बिल्ली है, 10 को लाइन से खड़ा कर दिया, सबको 5-5 दे दिया। अब 10 को अगर 5-5 देंगे तो यहाँ पर 50 बिस्किट हो गया। अब 5-5 सबको मिल चुका है, तो अगर 5-5 सबको मिल चुका है, बिल्लियों को 5 ही मिलना था, अब बिल्लियों को हटा दिया गया उस ग्रुप से,
टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स जो थे वो 56 थे। अगर ये 56 था तो 50 बढ़ चुका है, 6 बचा है। कुत्तों को 6 मिलना था, 5 मिल चुका है। कुत्तों को एक एक और मिलना है, एक एक और मिलना है। बिस्किट कितने बचे हैं? 6। अब 6 अगर बचे हैं तो एक एक बिस्किट अगर मिलना है तो 6 कुत्तों में बढ़ जाएगा। तो यानी कि कुत्तों की संख्या कितनी हो गई? 6। अगर 6 कुत्ते हो गए, टोटल जानवर 10 थे, तो ये कह सकते हैं बिल्लियों की संख्या 4 हो गई। तो हमने किया क्या कि मिनिमम वैल्यू के हिसाब से विल बी दिस कोर्स फ्रूटफुल इन स्टेट पीएससी एग्जाम्स? यस, ठीक है, ये आपके स्टेट पीएससी में भी बिल्कुल फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि सीसाइड के पेपर्स जो हैं वो स्टेट और आपका यूपीएससी दोनों में क्वेश्चंस कॉपी पेस्टेड हैं रीजनिंग और मैथ्स के। जीएस जो है भाई ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी यहाँ भी कराई जाएगी, आपको स्टेट में भी सारी चीज़ें वही पूछी जाती हैं। तो जितना यूपीएससी के लिए फ्रूटफुल है उतना ही आपके स्टेट पीएससी के लिए भी ये फ्रूटफुल है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए ये 2019 का एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया। यूट्यूब पे सॉल्यूशन पड़े हुए हैं बहुत सारे लोगों के, लगभग मैं कहूँगा 80% लोगों, यानी कि अगर 10 लोगों का आप सॉल्यूशन देखोगे 8 लोगों ने गलत सॉल्यूशन दे रखा है। लोगों ने किया क्या, इस क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ यूज कर दिया। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ या बेसिकली कहेंगे एलसीएम यूज कर दिया। वो अपनी जगह पर गलत नहीं है, बस उन्होंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, वो उनकी गलती थी। इस तरीके की जब लैंग्वेज आती है तो जनरली हमारा पहला जो इंटेंशन होता है कि हाँ एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन है, एलसीएम यूज करो। बट अगेन मैंने कहा क्या, उन्होंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। आप अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में हमारे लिखा गया है कि सीता एंड गीता गो फॉर ए स्विम आफ्टर ए गैप ऑफ एवरी 2 days एंड 3 days रेस्पेक्टिवली। सीता और गीता प्रत्येक 2 दिन और प्रत्येक 3 दिन बाद तैरने के लिए जाते हैं। ठीक, इसका मतलब है कि भाई सीता जो है वो 2 दिन के गैप पे, मीन्स अगर आज सीता गई है तैरने तो कल परसों नहीं जाएगी, कल परसों के बाद वाले दिन वो जाएगी। गीता जो है वो 3 दिन के गैप पे जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है, इफ ऑन 1st January both of them went for a swim together, when will they go together next? कि अगर 1 जनवरी को दोनों एक साथ तैरने जाते हैं तो अगली बार वे कब एक साथ तैरने के लिए जाएंगे। क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा है कि 2 दिन और 3 दिन के अंतराल के बाद, 2 दिन और 3 दिन के अंतराल के बाद, आफ्टर गैप ऑफ एवरी 2 days एंड एवरी 3 days। गैप है 2 दिन और 3 दिन का, अंतराल है 2 दिन और 3 दिन का। अगर दूसरा दिन और तीसरा दिन होता तो हम एलसीएम यूज करके आंसर निकालते कि 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 6 हो जाएगा। अगर ये दोनों 1 जनवरी को जा रहे हैं तैरने के लिए, 1 जनवरी को जा रहे हैं तो 6 होगा, अगली बार 7 जनवरी। लेकिन अगर क्वेश्चन होता कि दूसरा और तीसरे दिन, हर दूसरे और हर तीसरे दिन, क्वेश्चन हमारा ये नहीं है कि 2 दिन और 3 दिन के गैप के बाद, तो आप देखिए कि 1 जनवरी को सीता जा रही है, 1 जनवरी को गीता भी जा रही है। सीता हर 2 दिन गैप के बाद जा रही है। तो अब सीता अगर 1 जनवरी को गई है तो वो 2 दिन यानी कि 2 और 3 तारीख का गैप रखेगी। 2 दिन का गैप होना चाहिए, तो 1 तारीख को वो तैरने गई है, 2 और 3 तारीख का गैप रखेगा, यानी कि सीता फिर 4 तारीख को जाएगी। फिर 2 दिन का गैप आएगा, 5 और 6 तारीख का गैप आएगा, फिर वो 7 तारीख को जाएगी। सॉरी 5 और 6, ठीक है, 7 तारीख को जाएगी। फिर आपका 2 दिन का गैप आएगा, 8 और 9 का गैप आएगा, फिर वो 10 तारीख को जाएगी। फिर 2 दिन का गैप आएगा, 11 और 12 का, फिर वो 13 तारीख को जाएगी।
ऐसे गीता जो है वो 1 जनवरी को जा रही है, फिर वो 3 दिन का गैप ले रही है। तो आप देखो 1 जनवरी को जा रही है तो वो 2, 3 और 4 ये 3 दिन का गैप हो जाएगा, यानी कि वो 5 तारीख को फिर तैरने जाएगी। फिर आपका 6, 7 और 8 ये 3 दिन का गैप हो गया, फिर वो 9 तारीख को जाएगी। फिर ये 10, 11 और 12 का गैप हो गया, फिर वो 13 को जाएगी। तो आप देखो 13 तारीख को ये भी गीता भी जा रही है तैरने और 13 तारीख को सीता भी जा रही है तैरने। तो 1 जनवरी को एक साथ गई थी, इसके बाद में वो 13 जनवरी को एक साथ जाएंगी। ठीक, आई होप यहां तक बात क्लियर है। तो यहां एलसीएम का आपका फंडा नहीं लगेगा। ऑप्शन क्योंकि 7 जनवरी पहला ही ऑप्शन था, 13 आखिरी ऑप्शन था। मैक्सिमम लोगों ने किया क्या, एलसीएम लगाया और उन्होंने 7 जनवरी पहला ऑप्शन लगाया। 90% लोगों ने पेपर में गलत दिया है, किया है क्वेश्चन को। 75% लोगों ने जिन्होंने यूट्यूब पे सोल्यूशन दे रखा है उन्होंने 7 जनवरी दे रखा है, जबकि 7 जनवरी नहीं होगा। एक ही चीज है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज किया गया है, इसीलिए आपका आंसर बदल गया। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब आगे के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चन में जब यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ध्यान से पढ़ना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस तरीके का क्वेश्चन पिछले 3-4 साल से मैंने देखा है कि एक ना एक क्वेश्चन आपका आ ही जाता है, नंबर बेस्ड क्वेश्चन। अब इस तरीके के क्वेश्चन जनरली हम कभी पढ़ते नहीं हैं, लेकिन जब एग्जाम में आ जाता है करना तो है। अब आपसे पूछा गया है कि 1 से 1000 के बीच 5 कितनी बार आएगा। अब 1 से 1000 के बीच 5 कितनी बार आएगा, तो करना क्या है कि भाई सिंपल सी बात है, ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इस क्वेश्चन को लेट अस सपोज हमने पहले नहीं किया है। करना क्या है कि इजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, बट बहुत सारे लोग गलती करते हैं। 1 से 1000 के बीच में मैंने कहा कि भाई 1 से 100 के बीच में जितनी बार होगा, ठीक, 1 से 100 के बीच में, या लेट अस सपोज 1 से 100 ना करके हम निकाल रहे हैं, पहले 1 से 99 के बीच में जितनी बार होगा उतनी ही बार 100 से 199 के बीच में, उतनी ही बार 200 से 299 के बीच में, उतनी बार 300 से 399 के बीच में, 400 से 499 के बीच में। एक यहाँ आपका आएगा वैल्यू 500 से 599। थोड़ी देर के लिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ से देन आपका 600 से 699, 700 से 799, 800 से 899, देन 900 टू 999। ऐसे ही आपको सेगमेंट में तोड़ना था और ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। आप देखो 1 से 99 की बात अगर मैं करूं तो हमारी वैल्यू क्या होगी भाई, 15, यहाँ 5 है, 5, 5, 15, 25, 35, ठीक है, 45, अगेन 55 थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक, 45, 65, 75, 85 और 95। ठीक है, एक बार 5 यहाँ है, एक 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 यहाँ है। तो टोटल ये 9 बार 5 यहाँ आया हुआ है। यहाँ एक पार्ट मैंने छोड़ा है आपका, वो पार्ट है आपका 50, 51, 50 से लेके 59 तक जो नंबर हैं, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59। एक बार यहाँ 5 है, एक बार यहाँ 2, 3, 4, 5, यहाँ 2 बार है, ध्यान रखना है। तो 7, 8, 9, 10, 11 बार ये हो गया। तो 1 से 99 जब मैंने कैलकुलेट किया तो 1 से 99 के बीच में जो 5 है वो 20 बार है। बस एक ही वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, 20 बार वहाँ होगा, 20 बार यहाँ है, 20 बार यहाँ होगा, 20 बार यहाँ होगा, 20 बार यहाँ होगा, 20 बार यहाँ होगा, 20 ये होगा, 20 ये होगा, 20 ये होगा। आप देखो ये 9 बार हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इन 9 गैप में 20-20 बार 5 आया है।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये दोनों गैप मिला के 180 बार 5 आ चुका है। एक वैल्यू यहाँ बची है। मुझे एक चीज़ ये बताइए, ये 500 के बजाय, ये 5 के बजाय कोई और भी नंबर होता इनमें से तो 20 बार तो होता ही होता। वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा हो क्या रहा है कि भाई अगर 600 से 699 है तो हर वैल्यू पे यहाँ पर क्या आ जा रहा है 5। तो ये कितनी संख्याएं हैं टोटल? 100 संख्याएं हैं। तो 20 तो क्योंकि सब में है तो 20 वो यहाँ भी होगा, ये 500 बार यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये आपका 100 और जुड़ जाएगा, यहाँ पर आपका ये 120। तो 180 ये 9 गैप में और 120 इस गैप में, आपका टोटल नंबर हो गया 300। ठीक है, तो 5 जो है वो आपका 300 बार आया हुआ है। आई होप इतनी बात क्लियर है। एक बार आपका पूछा गया था कि 700 से 1000 के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जिसमें, क्वेश्चन सुन लीजिए, कि 700 से 1000 के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जिसमें सैकड़े का अंक, अब 700 के 1000 के बीच में संख्याएं जो होंगी वो 701 से 999 के बीच होंगी। तो उसमें कहा गया था कि सैकड़े का अंक दहाई के अंक से ज़्यादा हो और दहाई का अंक इकाई के अंक से ज़्यादा हो। ठीक है, फाइंड द नंबर बिटवीन 700 एंड 1000 विच आर, ठीक है, the number digit at 100th place is greater than the digit at 10th place and the digit at 10th place is greater than the digit at unit digit। ठीक है, तो सैकड़े का अंक दहाई के अंक से ज़्यादा हो, दहाई का अंक इकाई के अंक से ज़्यादा हो। अब इस तरीके के क्वेश्चन कभी हमने किए नहीं है, लेकिन अगर आपको अंकों के बारे में पता है, एक बेसिक आइडिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होता क्या है कि कई बार हम क्वेश्चन देखते हैं और डर जाते हैं कि ये तो किया ही नहीं है, ये कैसे होगा। सिंपल सा 20 सेकंड आपको देना है, सोचना है, ऑटोमेटिकली आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पर डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन था, 3 की भाजकता पूछी गई है। तो सबसे पहले आपको यहां पर पता होना चाहिए कि भाई 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 3 की डिविजिबिलिटी कि भाई सम ऑफ डिजिट्स, किसी भी संख्या का अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। 3 की भाजकता जो है कि अगर किसी भी संख्या में जो अंक दिए हुए हैं, अगर वो अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो संख्या 3 से विभाजित होगी, अगर अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होगा तो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि 136 इज एडेड टू 5b7 एंड द सम ऑब्टेन्ड इज 7a3। 136 को 5b7 में जब जोड़ा जाता है तो 7a3 मिलता है। आगे कहा गया है इट इज गिवन दैट 7a3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। जो 7a3 है वो 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। अब 7a3 अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो मैंने कहा विभाजित होने की कंडीशन क्या है कि 7 + a + 3 ये कंप्लीटली 3 से डिविजिबल होना चाहिए। हमसे पूछा क्या गया है, द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ b इज, b की जो इकलौता मान संभव होगा वो क्या होगा। देखिए अगर मैं ऐड करूं, इनको ऐड ही तो किया गया है, 7 और 6 ये 13 हो गया, 7 और 6 13, 3 आएगा, एक यहां पर हासिल आ जाएगा, कैरी आ जाएगा। अब आप देखो 3 और 1 4, 4 में b की वैल्यू जो भी ऐड करोगे हमें मिलेगा a। इधर 5 और 1 6, 7 मिलना है, यानी कि यहां से भी कैरी 1 आएगा ये। अब ये ध्यान रखना है 3 और 1 4, 4 में b की वैल्यू क्योंकि इधर एक हासिल आप ला रहे हो तो ये वैल्यू आपकी 10 या 10 से ऊपर होनी चाहिए। 10 या 10 से ऊपर होनी चाहिए तो मैं ये कहूँगा कि भाई b की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 6 या इक्वल टू 6। ठीक है, 6 से बड़ी या 6 से बराबर होनी चाहिए, तभी तो यहाँ से हासिल मिलेगा। b का मान पूछा गया है तो 6 से बड़ी या 6 से बराबर होनी चाहिए, तो ना तो पहला ऑप्शन हो सकता है ना दूसरा हो सकता है। अगर आप b की वैल्यू 7 रख रहे हो तो
अगर आप 7 रख रहे हो, मैंने कहा 7 आप पुट कर दो, 7 अगर पुट कर रहे हैं तो ये 11, 7 और 4 11 हो गया। मैंने कहा अंकों का योग, अगर a की वैल्यू 1 है तो 7 1 8 और 3 11, ये डिविजिबल नहीं है, और डिविजिबल नहीं है इसलिए आपका b की वैल्यू 7 जो है वो गलत है, तो 7 भी नहीं होगा। अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, चौथा ऑप्शन बचा हुआ है। लेकिन अगर आप चाहो तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि b बराबर 8 हो गया, तो 8 और 3 11 और 1 12, 12 हो गया, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। अब a की वैल्यू अगर 2 हो गई तो 7 और 2 9 और 3 12, 7 2 9 और 3 12, वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि आपको 3 की डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। डिविजिबिलिटी के आने के बाद में इस क्वेश्चन को सिस्टमैटिक वे में आपको अरेंज करना आना चाहिए। ठीक है, तो एक ये बेसिक आइडिया था मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को लेके। हम एक एक क्वेश्चन और क्या हम जब टॉपिक से स्टार्ट करेंगे तो और डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के लेते हैं, एक दो क्वेश्चन अगेन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। देखो ये सीरीज का इजी क्वेश्चन आया हुआ था, सिंपल सा सीरीज आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो देखिए, ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है। सीरीज दिया हुआ है आपका 132, 129, 124, 117, 106, 93। करेक्ट हो रहा है। एक बार इंट्रो आप दोबारा दे देना, इंट्रो वाला आ नहीं पाया था, पता नहीं क्यों, लीड चल रहा है 10 सेकंड 10 सेकंड। स्टार्ट करो। तो मैंने कहा ये आपका प्राइम नंबर की सीरीज है, अभाज्य संख्याओं की सीरीज है। अभाज्य संख्याओं में 3 5 7 11 13, और 13 के बाद में जो अभाज्य संख्या होगी वो आपकी 17 होगी। अगर आपका 17 इसमें से माइनस होगा तो ये 17 माइनस होगा। 93 से जब आपका 17 माइनस होगा, 93 माइनस 17 जब आप करोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आपको 76 मिल जाएगा। 76 हमारा इस सीरीज में x की वैल्यू होगी। फिर एक कैलेंडर का क्वेश्चन था कि विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2009, किस वर्ष कैलेंडर ठीक वैसा ही है जैसा 2009 का कैलेंडर है। अब 2009 जैसा कैलेंडर किस वर्ष का होगा, ये चीज आपसे पूछी गई है। अब आपको देखिए, जब बात कैलेंडर की होती है, बेसिक आइडिया कैलेंडर के बारे में आपको होना चाहिए बस। जरूरी नहीं है कि कैलेंडर आपका पूरा तैयार हो, सब कुछ मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सिंपल सी आदमी से आप जिससे कैलेंडर कभी जिसने नहीं पढ़ा है, स्कूल नहीं गया है, आप उससे पूछोगे तो वो भी आपको बताएगा कि भाई जब साल की बात होती है तो साल आपका दो तरीके का होता है, एक आपका नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष, और एक आपका लीप ईयर अधिवर्ष। दोनों में फर्क क्या होता है कि जो आपका नॉर्मल ईयर होता है, जो आपका नॉर्मल ईयर होता है, साधारण वर्ष होता है, नंबर ऑफ डेज यहाँ पर 365 होते हैं, यहाँ पर 366 होते हैं। 365 होते हैं, यहाँ पर 366 होते हैं दोनों में। देन अगेन ये फर्क क्यों पड़ता है, जो फरवरी है वो फर्क डालती है, यहाँ फरवरी 28 की होती है, यहाँ फरवरी 29 की होती है। इसका हम शॉर्ट तरीका भी पढ़ेंगे कि सेम ईयर का कैलेंडर बंद कर दिया, कर देता हूँ। एक्चुअली यहाँ से प्रॉब्लम आती है, वहाँ से नहीं होती है। मैंने पहले बंद करना पड़ेगा ना, बंद स्टॉप करना पड़ेगा ना फिर उसको ना, यहीं से देखिए तो आप कैमरा काम नहीं कर बड़ी देर से नहीं आ रहा।